महिला अपने शौहर को फ़ोन लगाती है और फ़ोन मिलाने के बाद उसने एक डिमांड की और जब डिमांड सुनता है उसका पति तो वो मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए सीधा मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद इंतज़ार करने लगता है कि जब यहां से सब ग्राहक चले जाएंगे उसके बाद वो अपने सामान खरीदेगा और उसके पास मेडिकल स्टोर पर कुछ बचता नहीं है। तो मेडिकल स्टोर वाले ने उससे पूछा कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। वो थोड़ा-सा शर्माता है और शर्माते हुए बस कहने की कोशिश कर रहा था, हिचक रहा था, तभी मेडिकल स्टोर वाला पूछता है, "भाई साहब आपको चाहिए क्या? आप यहाँ पर काफ़ी देर से खड़े हैं।" उसने कहा कि भाई साहब मुझे शक्तिवर्धक गोलियाँ चाहिए। जैसे ही शक्तिवर्धक गोलियाँ की बात आती है, मेडिकल स्टोर वाला अपने स्टोर में जाता है और एक गोलियों का एक पूरा रैपर लेकर उसके हाथ में दे देता है और जैसे ही गोलियों का रैपर उस व्यक्ति ने अपने हाथ में लिया, उसने कहा कि भाई साहब ये काम कर जाती है और वैसे भी यहाँ बार-बार आना अच्छा नहीं लगता है। बार-बार जब लोग यहाँ पे होते हैं, उन सब के सामने ये सब चीज़ें माँगना अच्छा नहीं लगता है। आप एक काम करो, थोड़ी-सी तादाद बढ़ा से ज़्यादा गोलियाँ ले दे दो। जैसे ही मेडिकल स्टोर वाले ये बात सुनी, मेडिकल स्टोर वाले ने उससे कुछ ज़्यादा तादाद में गोलियाँ दे देता है। अब इन गोलियों को लेकर वो व्यक्ति अपने घर जाता है और खाना खाता है और पत्नी के साथ सोता है और उस गोलियों को खाने के बाद जब अगला दिन जब निकलता है तो पत्नी की जो आँख खुल जाती है, लेकिन पति सोता हुआ रह जाता है और यही से उस व्यक्ति की जब मौत की खबर चारों तरफ फैलती है तो उसके बाद उस व्यक्ति का कफ़न-दफ़न होता है, यानी कि दफ़ना होता है और दफ़न होने के बाद लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं और जब ये बात पता चलता है कि दरअसल इस व्यक्ति की साधारण मौत नहीं बल्कि इसका तो कत्ल हुआ है और कत्ल की पीछे की वजह आज की कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या था। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक थाना लगता है विठूर और विठूर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है धुर्व। दरअसल 19 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक घर से बहुत ज़ोर से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और जैसे ही वो महिला रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि जिसका सवाना होता है, अक्सर इस घर से इस तरह की आवाज़ें कभी नहीं आई। आसपास के जो लोग थे वो जाग जाते हैं और जागने के बाद मौके पर दौड़कर पहुंचते हैं और जब उसे दरवाज़ा खुलवाया जाता है, दरवाज़ा खुलने के बाद पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। पति का नाम उसका आविद आली होता है और उसे लगभग 45 साल के आसपास की होती है और इस महिला के रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। रोते रोते वो अपने सगे भाई यानी कि सलीम को फ़ोन करती है और सलीम को फ़ोन करते करते कहती है कि भैया तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे बहनोई मर गए हैं। और जैसे उसने अपने सगे भाई को अपने ही पति के बारे में, अपने ही शौहर के मरने के बारे में सूचना दी तो उसका जो साला होता है सलीम अवीद, वो तुरंत ही मौके पर आता है और यहाँ पर आकर देखता क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लगा हुआ है। उसकी लाश खाट पर पड़ी हुई है, चारपाई पे पड़ी हुई है और इसी बीच में वो सब कुछ देखते हुए पुलिस को फ़ोन करता है और ये विठूर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर आ जाती है और मौके पर आने के बाद अब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेने से पहले वो पंचनामा की एक कार्यवाही होती है, वो कर रही थी और उस व्यक्ति का जो शरीर था, उससे जो कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़ों को जब देखा जाता है, तलाश किया जाता है तो उन कपड़ों के अंदर 8 रेपर निकलते हैं और ये 8 के 8 रेपर खाली थे और वो आठों के आठों जो रेपर होते हैं वो शक्तिवर्धक गोलियों के होते हैं। और जैसे उसकी पत्नी सवाना से कहा जाता है
कि 8 रेपर खाली है, इसकी जेब में ये कैसे थे, क्या बात है, क्या यह रात को इनके जेब में रख ही के ही सोया था। जब इस तरह की बात की जाती है तब वो कहती है कि मैंने अपने पति को फ़ोन किया था रात को और कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले आना, क्योंकि जब वो शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ संबंध बनाते हैं तो उससे अच्छा लगता था, इसीलिए उसने कभी ऐतराज़ नहीं किया। उसने अपने पति की खुशी के लिए इसने जब कोई कभी ऐतराज़ नहीं किया और जैसे जैसे उसको अच्छा लगता था वैसे वैसे सुनी पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम के बाद ये लाश वापस आती है और वापस आने के बाद इसका बिल्कुल एक रीति रिवाज के हिसाब से कफन दफन होता है। और सुपुर्द खाक में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन ये खबर पूरी आग की तरफ फैल जाती है कि एक व्यक्ति ने ज़रूरत से ज़्यादा शक्तिवर्धक गोलियां का सेवन कर लिया था और उन शक्तिवर्धक गोलियों को खाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब इसे लगभग 24 घंटे समय बीत जाते हैं और 24 घंटे का समय बीता था। अब पुलिस के पास पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है वो आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत शक्तिवर्धक गोलियां खाने से नहीं बल्कि इसकी मौत हुई है गला दबाने से। अब गला दबाने की बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी, पुलिस खुद सोचने पर मजबूर थी। तभी सलीम को फ़ोन किया जाता है जो अदीब का साला होता है, उससे पूछा जाता है कि क्या ये मामला इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर गला दबाने की पुष्टि हो रही है, आखिरकार इनका कौन गला दबाया और क्यों दबाया। जब इनके बारे में पूछा जाता है तो बताता है कि ये उत्तर प्रदेश के ज़िला औरैया का एक इलाका लगता है दिव्यापुर और ये दिव्यापुर के रहने वाले हैं। अब से लगभग 20 साल पहले इन्होंने अपने उस इलाके को दिव्यापुर को छोड़ने के बाद ये सीधा कानपुर आ जाते हैं और कानपुर के विठोर थाना क्षेत्र के मोहल्ला ध्रुव नगर में अपना मकान बनाते हैं और यहीं रहने लगते हैं। इनकी जब शादी होती है तो इनकी बहन से होती है और इसका नाम सवाना होता है और यहाँ आने के लगभग 3 साल के बाद उसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है और उस बेटे की उम्र 16-17 साल के आसपास रही होगी। और जब इस महिला से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या वजह है तो महिला कुछ सही बातें नहीं बताती है। तभी पुलिस उसको मोबाइल अपने कब्ज़े में लेती है और साथ ही जो अवीद अली जो मर चुका था उसको सुपुर्द खाक कर दिया जाता है और उसका भी मोबाइल कब्जे में ले दिया जाता है और दोनों मोबाइलों की सीडीआर निकलवाई जाती है। जो ये अवीद अली होता है उसका मोबाइल का जो कॉल डिटेल में कोई ऐसी कोई ख़ास सस्पेक्ट वाली बात नहीं पाई गई थी, लेकिन सवाना का जो मोबाइल था उसमें वो एक लड़के से बहुत ज़्यादा बातें करती थी और उस लड़के की उम्र लगभग उस महिला से 20 साल कम होती है, यानी कि 20 साल छोटा। अब सलीम से यानी कि साले साहिब से पूछा जाता है कि रेहान उर्फ तालिब जो कि उम्र उन्नाव के बंगार माऊ जो भगतपुर कोठेवाली का रहने वाले होता है, जिसका नाम रेहान उर्फ तालिब होता है। उम्र उसकी लगभग 20 से 22 साल के आसपास होती है। इससे तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुकात हैं? क्या ये अवीद का रिश्तेदार है या फिर सवाना के रिश्तेदार है? और ना ही वो अवीद का रिश्तेदार होता है और ना ही सवाने का रिश्तेदार होता है, लेकिन सवाना की और रेहाना की बहुत ज़्यादा बातें होती थी। उसने 20 साल लगभग छोटे लड़के से पुलिस ने जब इस बारे में पूछना शुरू किया, पुलिस ने उस लड़के को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जब उससे भी पूछताछ करना शुरू किया तो सवाना से भी पूछताछ शुरू करते हैं तो चौंकाने वाली बात सामने आती है कि दरअसल साल 2024 की शुरुआत की ये बात थी। शुरुआत में ही इसे सवाना नाम की लड़की से महिला से उसकी उम्र लगभग 42 या 43 साल के आसपास रही होगी। उसने अपना एक इंस्टाग्राम आईडी थी, 22 साल के आसपास की उसकी उम्र रही होगी। उस वक्त उसने जितने भी फ़ोटोग्राफ्स को वो बारी बारी से उर्फ तालीब की थी,
दिल्ली में ऑटो चलाता था और ये इंस्टाग्राम डन हो जाता और एक दूसरे से फ़ोन बहुत सारी बातें करने लगता। और एक दिन ऐसा भी आता कि जब सवाना का मन किया तो उसने रेहान से कहा कि आप मिलने आ सकते हो। तो मैं कानपुर के विठोर थाना क्षेत्र में रहती हूँ। और जैसे ही ये बात उसने सुनी, उसने कहा तुम्हारा पति, उसने कहा कि मेरा पति मेलों में जाकर झूले लगाता है, वो कई कई दिन के लिए घर से बाहर भी रहता है। उसका जो बेटा है वो पति के साथ रहता है और अक्सर वैसे भी पति नहीं मामा के साथ रहता है। मामा यानी कि सलीम के साथ रहता है और पति जब घर से बाहर रहता है तो तुम्हें आने में कोई ऐतराज़ नहीं है। यानी कि उससे मिलने के लिए इसके पास एक बेहतरीन मौका था। लेकिन रेहान ने शवाना को जब देखा तो जो फ़ोटो थे, फ़ोटो उसे लगभग 20 साल बड़ी दिख रही थी और फ़ोटो में छोटी मौके पर बड़ी थी। लेकिन उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती गहरी हो जाती है और इनके बीच में जो है वो दीवार थी छोटी बड़ी बढ़ जाती है। यानी कि दोनों एक दूसरे मिलकर या फिर इनकी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी हो जाती है। यानी कि बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब इन्होंने लगभग 3-4 बार इस तरह से मिलने का मौका जुटाया। तभी सवाना ने अपने पति के बारे में बताया कि वो मुझे बहुत बुरी तरह से मारता है, पीटता है। मैं अलग रहना चाहती हूँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ही रखना चाहता है और मेरा बेटा इसलिए अपने अपने मामा के साथ रह रहा है। मैं अपने पति से छुटकारा पाना चाहती हूँ। जब बात छुटकारा पाने की आती है तो रेहान से कहा जाता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। तो रेहान कहता है कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। रेहान का एक दोस्त होता है जिसका नाम विकास होता है। विकास बदायूं की कराला गोविंदपुर धोबी मोहल्ले का रहने वाला होता है। साल 2019 और 20 में दिल्ली के में रहकर विकास और रेहान दोनों ही ऑटो चलाया करते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद इसने अपना एक नया काम ढूंढ लिया जो कि पंजाब के लुधियाना में किसी के यहाँ खाना बनाता था। और इस व्यक्ति यानी कि विकास का जो लड़का था, दोनों के लगभग सेम उम्र है, 20 से 22 साल के आसपास के रहे होंगे। जब रेहान ने विकास से बात कही तो विकास को कुछ पैसे की भी ज़रूरत थी और वो कहता है कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो वो पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरे कहने से एक काम करना पड़ेगा। यानी कि उसने एक महिला से प्यार है और उसका जो पति है हम दोनों के प्यार में रोड़ा बन रहा है, क्यों ना हम उसे रास्ते से हटा दें। और यहाँ रेहान ने विकास से बात की और विकास से बातचीत होने के बाद फिर सवाना को बताई। सवाना ने कहा ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो उसको लेकर आ जाओ। और 17 जनवरी 2025 को ये कानपुर पहुंच जाते हैं और घंटा घर के पास एक होटल रुकता है। 18 जनवरी की सुबह की बात है, समाना होटल में पहुंचती है और कुछ पैसे लेकर आई थी और पैसे को देखने के बाद उसको लगता है कि विकास के यहाँ से मेरे ऑटो खरीदने की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। और इसके लिए ये बताती है कि तुम जब आगे क्या करना है। और जैसे जैसे रास्ता बताया था वैसे वैसे वो मान जाते हैं दोनों। और रात यानी कि 18 और 19 जनवरी की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। यह रेहान अपने दोस्त विकास के साथ पहुंचता है और जैसे ही दरवाजे को धक्का देता है, दरवाज़ा खुला हुआ था। यानी कि उन्हें कोई मकसद कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और वो जाकर देखते हैं कि इसने अपने पति को पहले तो खूब सारी शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उसे गोलियां भी दी और उसने कहा कि ठीक है, उसके बाद हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे यानी कि संबंध बनाएंगे। लेकिन शायद उसको इस तरह का मौका मिल नहीं रहा था। और बात होती है कि शराब पीने के बाद बेहोश हो जाता है और रात के 1 बजे के आसपास जब रेहान और विकास आते हैं तो सवाना उसके अंदर अचानक से कहां से पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है। वो अपने ही पति के सीने पर बैठ जाती है और विकास गला दबाता है और ये दोनों मिलकर
उसके हाथ और पैर दबा लेते हैं और लगभग 15 से 20 मिनट तक ये जी जान लगाकर उसके साथ की जाती है, यानी कि अदीब अली का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद आराम से इम्तिहान से इन्हें मौका मिलते ही जब ये रिहान और विकास यहाँ से चले जाते हैं और जाने के बाद जब दिन निकलता है तब समाना ने नाटक करना शुरू कर दिया। और नाटक वो इस तरह से कर रही थी जैसे उसने अपने पति के मरने का बेहद अफसोस था। और रोते रोते जब ने उसने अपने सगे सलीम को भाई को फ़ोन किया, सलीम जब अपने भांजे यानी कि सलामत को लेकर मौके पर पहुंचता है तो अपने बहन को रोते हुए देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जिस घर से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आया करती थी, आखिरकार उसकी बहन इतना अच्छा, मतलब ऐसा अपने पति के मरने का इतना अफसोस क्यों कर रही है। उसे शक होता है और तभी वो पुलिस को फ़ोन करता है, यानी कि सलीम फ़ोन करके पुलिस को मौके पर बुलाता है। और उसको पहले ही दिन से पहले ही वक्त से लग रहा था कहीं न कहीं उसकी बहन का कुछ न कुछ झोल है। सलीम की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस इन तीनों की, वो सवाना, रेहाना और विकास, इन तीनों को गिरफ्तार करती है और 22 जनवरी 2025 को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, पुलिस जब मीडिया को ये बात बताती है, मीडिया के सामने पूरी कहानी आती है कि पहले शर्ती वक्त तक गोलियां की बात सामने आई थी। बाद में पता चलता है कि 20 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर और प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर इस महिला की पति की हत्या कर दी और फिलहाल ये जेल में हैं। आगे कब तक जेल में रहेंगे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसमें एक नहीं 3 जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और एक बेटा है। हालांकि बेटा तो पहले भी अपने मामा के साथ रह रहा था, लेकिन वाकई उस व्यक्ति, उसकी सलीम की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपनी ही बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसको जेल भिजवाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस महिला को अगर अपने ही पति से अलग होना था तो अलग होने के बहुत सारे रास्ते थे। इस तरह से उसने अब कदम उठाया और वो वाकई बहुत ही भयानक था। शायद आगे की ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी और जब सलाखों के पीछे अंधेरी को काल कोठरी में रहेगी तो शायद उसे जाकर एहसास होगा कि उसने क्या अपराध किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और ये कहानी सुनने के बाद अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलती है। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।